आज है हमारी साइबर सिक्योरिटी की जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें से कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे। ठीक है, आज हम उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से वन है हमारा ह्यूमन फैक्टर इन साइबर सिक्योरिटी। तो जो हमारे पास ह्यूमन फैक्टर होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनमें से होती है पीपल, ठीक है, टेक्नोलॉजी। एक तो ह्यूमंस होते हैं हमारे और एक टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप दो चीज़ों की सिक्योरिटी पे बात करोगे, आप हमेशा ये ह्यूमंस को भी सिक्योर कर रहे होगे, इसके साथ आप टेक्नोलॉजी को भी सिक्योर कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना, एक कंप्यूटर को सिक्योर करना, लैपटॉप को सिक्योर करना ईजी है। उसमें आप कोई भी फायरवॉल लगा दो, मैकेनिज्म लगा दो, कोई भी रूल्स, और आपके जो कंप्यूटर्स हैं या आपके एआई टूल्स वगैरह वो वायलेशन तो नहीं करते ना। क्या कभी कंप्यूटर ने ऐसा कहा, आपने कहा कंप्यूटर को कहा कि यार आप शट डाउन हो जाओ, तो कंप्यूटर ने क्या कभी ऐसा कहा कि मैंने शट डाउन नहीं होना। लेकिन एक इंसान है, आप उसको को बैठ जाओ, तो हो सकता है वो आपको आगे से मना कर दे, यार मैंने नहीं बैठना। ठीक है, तो ये चीज़, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारे ह्यूमंस हैं ना, ये 90% वनरेबल होते हैं, 90% वीक होते हैं, और हमारी साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत ही वीक चेन होते हैं। और ह्यूमंस की वजह से ही हमारे ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि 80% जो अटैक होते हैं ना, वो सिर्फ ह्यूमंस की वजह से सक्सेसफुल होते हैं। अगर ह्यूमंस अपना इन्वॉल्वमेंट बंद कर दें, अगर जो हमारे पीपल्स हैं सिस्टम के, वो हमारे 100% रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि हमारी कोई चीज़ हैक होगी या हमारे सिस्टम में कोई भी इशू आएगा। ठीक है, अब मोस्ट अटैक जो होते हैं ये हमेशा ह्यूमंस को ही टारगेट करते हैं, सिस्टम्स को नहीं। उसकी रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया है कि 90% वनरेबल, 90% वीक होते हैं पीपल। इन पे अटैक आपका जल्दी काम कर जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जिनका लिंक थोड़ा बहुत साइकोलॉजी फील्ड से है, उन्होंने देखा होगा कि ह्यूमंस को मैनिपुलेट करना आसान होता है, किसी से बात करके उससे अपनी बात मनवाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, और फिशिंग ईमेल्स, ये एक है टर्म है यहाँ पे, एक फिशिंग ईमेल। अब फिशिंग ईमेल में क्या होता है, इसमें एक कोई भी लिंक होता है। ठीक है, लिंक, और लिंक भी होता है मलिशियस लिंक, मालवेयर वाला लिंक होता है, एक डेंजरस लिंक होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ईजी वर्डिंग में समझाऊँ चीज़ें। ठीक है, अब वो लिंक क्या होता है, अब वो लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने से आपका कंप्यूटर हैक भी हो सकता है, आपका सिस्टम हैक हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, और आपका डाटा भी चोरी हो सकता है। लिंक को क्लिक करने से ये फैक्टर होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका लॉगिन और पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है वो भी आपका स्टील हो सकता है, ये चोरी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके वीक पासवर्ड, फॉर एग्जांपल किसी ने पासवर्ड लगाया हुआ है आज के दौर में admin123 पासवर्ड, आप देखिए कितना ईजी है और बहुत ही मोस्ट कॉमन पासवर्ड है। या इसके साथ आपका नाम, एनीथिंग योर नेम, आपका नेम कुछ भी हो सकता है, इसके आगे 123। अब हम ह्यूमंस को कहना कि यार आप इजी पासवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं, यार हमारे लिए याद रखना आसान है। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कॉमन पासवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये याद रखना आसान है। ऑब्वियसली आपका नाम आगे 123 या कोई भी 3 डिजिट 4 डिजिट, या आपका फ़ोन नंबर अगर 3-4 डिजिट उसमें से लिख दिए जाएँ, तो वो आपके लिए चीज़ें याद रखना आसान है। ठीक है, तो ह्यूमंस ये काम करते हैं। मोस्ट कॉमन पासवर्ड रिसेंटली हमारे पास क्या रहे हैं, नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने ये यूज़ किया होगा कभी ना कभी, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, और यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऑफनली अननोनली लीक सेंसिटिव डाटा। अब आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको तो ये पता होता है ना कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल, आप मेरे साथ काम करने आता हो, मैं आपको सारा कुछ वो शेयर करूँगा ना कि यार मैं काम कैसे करता हूँ, क्या क्या मेरी कंपनी के अंदर चल रहा है, क्या फ्लॉज़ हैं, क्या इसमें लाइक वीकनेस क्या है, मेरे सिस्टम में चल कैसे रहा है, काम होता कैसे, क्लाइंट कैसे आते हैं, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा ना। तो ये हमारे जो है कंपनी का सेंसिटिव डाटा है। ठीक है, जब आप किसी और के साथ ये शेयर कर देंगे तो डाटा लीक हो जाएगा एक टाइप से। ठीक है, इसके अलावा देन कम सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी डोमेन है साइबर सिक्योरिटी की जो स्पेसिफिकली आपके ट्रस्ट और साइकोलॉजी पे काम करती है। ह्यूमंस को हैक करने के लिए एक कॉमन टर्म यूज़ होती है, डेट इज़ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अटैक टाइप भी है, अटैक की एक टाइप है जिसको हम आगे जाके परफॉर्म भी करेंगे कि ह्यूमंस पे सोशल इंजीनियरिंग कैसे परफॉर्म की जाती है और उनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाई जाती है।
आपको बेशक इस टर्म का पहले ना पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये परफॉर्म ज़रूर की होगी, कभी दोस्तों में बात करते हुए, कभी किसी अननोन बंदे से बात करते हुए, उसको ट्रस्ट में लेके उससे अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन निकलवाना। ठीक है। तो अटैकर्स क्या करते हैं, अटैकर्स आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्जेंसी, आपको डर आता है, आपको किसी किस्म का फेयर दिया जाता है, या आपके लिए हरी की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि आपने क्विक एक्शन लेना, अदरवाइज आपका डाटा स्टोल हो जाएगा या आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा। ठीक है। फेयर एंड क्यूरोसिटी, तो ये तो पाकिस्तानियों में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्यूरोसिटी का फैक्टर, कि हमारे जो जितने भी है ना, हमने जब तक लिंक को क्लिक करके नहीं देखना, हमें सुकून नहीं आता यार पता नहीं इसके अंदर क्या था। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और सिक्योरिटी अवेयरनेस जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम में। अगर हमारे सिस्टम्स की, अगर हमारी जो बिज़नेस है उनकी सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं होगी, तो उससे हमेशा ही हम हैक होते रहेंगे, बेशक हम अपने टेक्निकल कंट्रोल जितने भी हैवी रख लें। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, हमने उन पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है, लेकिन फिर भी हम हैक होते रहेंगे जस्ट इसलिए क्योंकि हमारे जो हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स में कोई ना कोई इशू होगा। सॉरी, हमारे ह्यूमंस जो होंगे वो कहीं ना कहीं वीक होंगे। अब बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी कैरियर्स की। तो इसमें बहुत सारे कैरियर्स हैं, मल्टीपल स्पेशलाइज कैरियर बात होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ इसमें आप लोगों ने याद रखनी है, हर जो रोल होता है ना, उसकी डिफरेंट स्किल्स होती हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन जो बेस होती है ना, बेस वो सेम होती है। ठीक है। जैसा कंप्यूटर साइंस का नाम सुन लो, उसमें डेवलपर भी होता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, लेकिन बेस तो एक ही होती है। कंप्यूटर तो सबने एक ही पढ़ा होता है ना। और इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी चीज़ याद रखनी है, यू कैन नॉट मास्टर एवरीथिंग एट वंस। आप सारा कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते यार मैं एक साल हूँ, मैं सॉक एनालिस्ट भी बन जाऊँ, मैं पेनिट्रेशन टेस्टर भी बन जाऊँ, मैं एथिकल हैकर भी बन जाऊँ, एक साथ ही मैं सारा कुछ बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है हर चीज़ को करने में। ठीक है। कॉमन पाथ कौन से होते हैं, सॉक एनालिस्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टर, GRC एंड क्लाउड एंड मालवेयर एनालिस्ट। ये कुछ कॉमन पाथ है, हम आगे जाके इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है। अब इसमें होती हैं दो डोमेन्स, जिस तरह मैंने उस दिन आपको रियल लाइफ से एग्जांपल दी थी, चोर पुलिस की एग्जांपल दी थी, बड़ी कॉमन एग्जांपल, उसी तरह इसमें भी दो होती हैं। एक होती है डिफेंसिव और एक होती है हमारे पास ऑफेंसिव। ठीक है। अब डिफेंसिव में क्या होता है, जिसका नाम से डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी में जो लोग आपके सिस्टम्स का, सर्वर्स का, दिस एंड डैट, इन चीज़ों का डिफेंस करते हैं, वो काउंट होते हैं डिफेंसिव में। तो जो हमारे पास सॉक रोल है, GRC है, क्लाउड है, ये हमारे पास आ जाएंगे डिफेंसिव में। ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है। एथिकल हैकिंग एंड मालवेयर एनालिस्ट, ये सारे रोल हैं हमारे पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी के। ठीक है। तो ये दो मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी की। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में दो ही काउंट होती हैं। इसके अलावा कुछ फोकस करते हैं हमारे पास पॉलिसीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। आप किसी नए सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, आपके वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी आपके हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है। और आपने क्या करना है, अगर आपने रॉन्ग पाथ चूज़ किया तो आपका टाइम और एफर्ट दोनों चीज़ें वेस्ट होंगी। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आपने अपना माइंडसेट एनालाइज करना है कि यार मुझे किस में जाना है, फिर आगे जो नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वो आपने इसके अकॉर्डिंग करनी है। एंड आपने पहले एक पे फोकस करना है। अगर मल्टीपल को एक साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे ना तो मुश्किल होगी। आप पहले, आई विल प्रेफर कि आप पहले सॉक में जाएं, ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, जहाँ पे आपका दिल करता है आप घुस जाएं, आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं बिगिनर लेवल के कुछ, जो आप लोग यहाँ से इस कोर्स को या इससे आगे जो एडवांस कोर्स होंगे, या लाइक यहाँ से जो सीखने के बाद आप जिस रोल में अप्लाई कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज सॉक एनालिस्ट, IT स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट या IT स्पोर्ट्स सिक्योरिटी, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। अब इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ कि बेसिकली हर रोल के अंदर जॉब क्या होती है। अब जो बंदा सॉक एनालिस्ट है ना, इसने क्या करना है कि इसने पूरी कंपनी पे एक दिन में या हर टाइम जितने भी ट्रैफिक आ रही है या ट्रैफिक जा रही है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, कोई हैक करने की ट्राई कर रहा है, उन सारी चीज़ों को इसने मोनीटर करना है और मोनीटर करके रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड करके बाहर बैठा होता है, कोई बंदा अंदर आना चाहे, बाहर जाना चाहे, तो उनको मोनीटर करता है। तो ये सॉक एनालिस्ट का काम है। IT स्पोर्ट्स सिक्योरिटी, IT स्पोर्ट्स सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 PC 200 PC पड़ा हुआ है, उन सबको सिक्योरिटी किसने देनी है, उन सबको हार्ड किसने करना है। क्योंकि जो सॉक एनालिस्ट है उसने तो नेटवर्क के कॉर्नर पे बैठ के, जहाँ से सारी ट्रैफिक आ रही है, वहाँ पे बैठ के चीज़ें
चीज़ें मॉनिटर करनी है। और आईटी जो स्पोर्ट सिक्योरिटी वाला है, इसने सिस्टम के अंदर जहाँ पे 100-200 कंप्यूटर पड़ा है वहाँ पे जाके चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करेगा कि आपके सिस्टम की टेस्टिंग परफॉर्म करेगा वर्नाबिलिटीज़ के लिए, कि आपके सिस्टम में जो वर्नाबिलिटीज़ हैं उनकी टेस्टिंग परफॉर्म करेगा कि आपके सिस्टम में कोई भी चीज़ एंटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में कोई मालवेयर वगैरह होगा तो उसके लिए ये स्कैन करेगा सिस्टम को, ठीक है। देन कम सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई थ्रेड है या जो भी लॉग्स बने हुए हैं, ये जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है, ये इस केस में आते हैं कि आपका सिस्टम हैक हो गया और आपके सिस्टम हैक होने के बाद जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है ना, ये उन सबको मैनेज करता है, ठीक है। देन कम नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, जो आपका सिस्टम का नेटवर्क, आपकी कंपनी का जो पूरा इंटरनेट है, पूरा नेटवर्क है, उसको मैनेज करेगा, उसको बिल्ड करेगा और उस पर जितनी भी ट्रैफिक आएगी जाएगी, आपके कितने सर्वर होंगे। हमने लास्ट टाइम अटैक सरफेस की बात की थी, तो वो अटैक सरफेस मैनेज करना भी नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़े एडवांस लेवल के, जो आप इसके बाद देखोगे। जब आप बिगिनर लेवल में आपने 1 साल लगा लिया, 2 साल लगा लिए, 3 साल लगा लिए, अब आप चाहते हो कि यार मैं इससे ऊपर के लेवल पे मूव करूँ, ठीक है। मैंने सॉक लेवल 1 पे गया, लेवल 2 भी सीख लिया, 3 भी सीख लिया, अब मैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाना चाह रहा हूँ या मैं आगे स्पेशलिस्ट लेवल पे जाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पे अब हमारे पास कुछ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पेनिट्रेशन टेस्टर। जो जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर था उसका जो हेड होगा ना, रेड टीम स्पेशलिस्ट। ये क्या करेगा, ये रियल लाइफ वर्ड जो होते हैं, सॉरी रियल वर्ड अटैक जो होते हैं उनको सिमुलेट करेगा, ठीक है। एक कंपनी है ना, एक कंपनी पे पूरा अटैक प्लान करेगा जस्ट लाइक अ हैकर, ठीक है। एक पूरा अटैक फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस हर लेवल तक प्लान करेगा और उस कंपनी को हैक करके बताएगा कि आपके सिक्योरिटी पोस्चर में, आपकी कंपनीज में ये मिस्टेक अभी भी थी आपकी इसको सिक्योर करने के बाद, ठीक है। देन कम क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। अब क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसका नाम से पता चलता है, जो हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमारे सर्वर्स का सारा डाटा इंटरनेट पे स्टोर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे सिक्योर करना भी ज़रूरी होता है। अब फेसबुक का सर्वर जो है ना, अब फेसबुक का जो क्लाउड सर्वर है वो सारा डाटा स्टोर किए हुए है, ठीक है। अब उसको डेली मिलियंस ऑफ यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मिलियन ऑफ यूज़र में 2 यूज़र सेम, अब लेट करें एक यूज़र मैं हूँ और दूसरा यूज़र कोई और है, अगर दोनों यूज़र सेम डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है? आपकी आईडी कोई और कैसे एक्सेस कर सकता है या आपकी आईडी कोई तीसरा बंदा कैसे एक्सेस कर सकता है? ये सारा कुछ मैनेज करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। देन कम मालवेयर एनालिस्ट। मालवेयर एनालिस्ट क्या होते हैं कि जो कुछ मालवेयर क्राफ्ट करते हैं, ठीक है, मालवेयर बनाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट से मालवेयर नया बनाते हैं। ये जो मालवेयर एनालिस्ट सिस्टम के अंदर होते हैं, जब आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर एंटर हो गया है तो उसकी, वो आप जिसको कहते हैं ना ऑपरेशन करना, एक ऐप है ना, तो उसका ऑपरेशन करते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि ये बनी कैसे है। एक होती है इंजीनियरिंग, कि किसी चीज़ को ज़ीरो से बनाना, ज़ीरो से बिल्ड करना। एक होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि एक चीज़ बनी हुई है उसका ऑपरेट करना, कि इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास मालवेयर एनालिस्ट। देन कम जीआरसी। अब जीआरसी वाले जो होते हैं ये मैनेजमेंट लेवल के आते हैं, ठीक है। इसकी कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं, सीजो, सीजम, ठीक है। इनको भी आप लोग बस नाम देख लें इनके और इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये एडवांस में हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में जो रिस्क पॉलिसीज़ और कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको पूरा करते हैं। अब रिस्क क्या होता है कि क्या हमारा सिस्टम कहीं से हैक तो नहीं हो सकता? इतने सिक्योरिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के बाद क्या ये पॉसिबल है कि हमारे सिस्टम पर कोई अटैक कर ले? अगर अटैक हो जाता है तो उसको हमने डिफेंड कैसे करना, पॉलिसीज़ क्या है हमारी, ठीक है। और हमारे सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कैसे आएगा कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट मिले कि हमारी कंपनी जो है सिक्योर है। देन कम सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ये जो होते हैं ना, ये आप इसको ये कह लो कि ये सबसे टॉप पे होता है। जब एक पूरी इंडस्ट्री बनती है ना, इंडस्ट्री का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो से सिक्योरिटी वाला, ये नहीं कि सारा मटीरियल बिल्डिंग मटीरियल वाला नहीं, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन सा सिस्टम आएगा, कौन सा सर्वर आएगा, किस सर्वर में कौन सी सर्विसेज रन होगी, कौन सा वेब सर्वर होगा, कौन सा मेल सर्वर होगा, क्या चीज़ें होंगी जो इनकी सिक्योरिटी करेंगी, फायरवॉल कहाँ पे लगेगी, क्या रूल्स होंगे, किस चीज़ से हमने उसको बचाना है, ये सारा कुछ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हो जब आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये आपके आगे कुछ डोमेन्स हैं। देन कम अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पे, कि जो आज हमारा मेन टॉपिक था। ये कुछ टॉपिक्स पिछली क्लास के थे जो मैंने आप लोगों को रिपीट करवाए हैं।
ठीक है, ये लास्ट क्लास के इशू की वजह से रह गए थे। अब हम आगे आज की सेकंड क्लास पे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम बात करें ना, तो हार्डवेयर क्या है? हमारे जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। आप लोग इस टाइम एक हार्डवेयर के सामने बैठे हैं। डेट कैन बी योर मोबाइल, डेट कैन बी योर लैपटॉप, बट डेट कैन बी योर पीसी एज वेल। कुछ भी हो सकता है, मैकबुक है, लैपटॉप है, ये सारा जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, डेट इज़ अ हार्डवेयर। मेरे हाथ में एक पेन है, ये हार्डवेयर है। ठीक है, मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, ये हेडफोन मैंने लगाया है, ये हार्डवेयर है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें मिल के कंप्यूटर बनाती हैं ना, ये सारा होता है हमारे पास हार्डवेयर। फिजिकल, इसकी एक बड़ी कॉमन डेफिनेशन होती है, एनीथिंग दैट वी कैन सी एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर जो चीज़ चल रही है, आप उसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, अब हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल, सीपीयू, रैम, स्टोरेज और मदरबोर्ड। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? आपको एक पुराने कंप्यूटर्स में एक डिब्बा नुमा एक चीज़ नज़र आती है। ठीक है, उसको हम ऐसे, तो उसके अंदर जो चीज़ होती है ना, लाइक उसके अंदर जो मदरबोर्ड या कंपोनेंट लगे होते हैं डिफरेंट, कॉमनली हम उसी को सीपीयू बोल देते हैं। ठीक है, जनरल टर्म में। और ये जो होते हैं ना, ये आपके फाउंडेशन है आईटी सिस्टम और ऑपरेशन की। हार्डवेयर, आपके जितने भी आईटी सिस्टम्स, सारा कुछ परफॉर्म होता है ना, ये हार्डवेयर पे परफॉर्म होता है। ठीक है, ये आपके अटैक सरफेस होते हैं। आपके हार्डवेयर आपकी बेसिकली अटैक सरफेस होते हैं। इसीलिए हम अटैक सरफेस को जब मिनिमम से मिनिमम करते हैं, तो हम हार्डवेयर को मर्ज करते हैं कि हमारा हार्डवेयर कम से कम यूज़ हो और हमारी कॉस्ट भी कम से कम आएगी। ठीक है, और लो लेवल अटैक इंट्रैक्शन, इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, और हार्डवेयर पे हमेशा लो लेवल अटैक होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? हमारा हार्डवेयर सिक्योर होता है। अब आपकी जो प्रीमिसेस हैं, आपके घर के अंदर आपका लैपटॉप पड़ा है, कोई बाहर से आके आपका लैपटॉप उठा सकता है? नॉट पॉसिबल, कैसे कोई आपके घर में एंटर नहीं हो जाएगा। तो हार्डवेयर हमारा सिक्योर होता है। ठीक है, इस पे लो लेवल अटैक इस तरह के होते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर का बंदा तो आपके हार्डवेयर को छेड़ सकता है ना। ठीक है, और मालवेयर एनालिस्ट और फोरेंसिक्स के लिए बहुत असेंशियल होते हैं। इन केस ऑफ अटैक, ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हार्डवेयर पे परफॉर्म होती है। ठीक है, और अगर आपके पास हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, तो आपकी जो सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है वो वीक रहेगी। अब हम बात करते हैं सीपीयू की। बेसिकली सीपीयू क्या है? सीपीयू इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में एज अ ब्रेन काम करता है। ठीक है, एज अ ब्रेन जो चीज़ काम करती है आपके सिस्टम में, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, ये सारे एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जो कुछ हो रहा है अब आपके स्क्रीन पे जो लिखा जा रहा है ना इस टाइम, ये भी सीपीयू ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपकी सारी सिस्टम की इंट्रोडक्शन जो होती है, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं सॉरी, उनको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। इसके अब कुछ यूनिट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। इनको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टास्क आप लोगों ने खुद भी परफॉर्म करने हैं, ताकि आप लोगों की इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी बने और आप लोगों को पता चले कि आप लोग क्या अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। जो सीपीयू का मेन ब्रेन होता है ना, वो ये सीयू होता है। ठीक है, जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है आपके सिस्टम में। अब इसके कुछ आर्किटेक्चर होते हैं, प्रोस 86 ARM। ये क्या है? आपने शायद विंडो 32 बिट और 64 बिट का शायद नाम सुना हो। इसमें क्या होता है कि जो 32 बिट जो है ये हमारे पास ओल्डर है, और 64 बिट हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है। ठीक है, लेटेस्ट है। अब 32 बिट में हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो यूजिंग 32 पाथ होती है। आप ये समझ लें एक दफ़ा के लिए। ठीक है, कि इसमें 32 लेन होती हैं, लेकिन जो 64 है इसमें 64 होती हैं डबल ऑफ डैट। ठीक है, डबल होने की वजह से हमारी कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और हमारे प्रोसेस जो होते हैं ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो इंस्ट्रक्शन लेवल पे होती हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम सीपीयू परफॉर्म करता है ना, वो ये इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को भी एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, और मेमोरी हैंडलिंग और जितनी भी एग्जीक्यूशन फ़्लो होते हैं, ये सारे सीपीयू कंट्रोल करता है। और जो हमारे मालवेयर होते हैं ना, वो इन्हीं को ही आके डैमेज करते हैं। ठीक है, हमारे मालवेयर आके बेसिकली सीपीयू पे ही अटैक करते हैं, ताकि वो इस पे ही आके कंट्रोल हासिल करें और हमारे सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले लें। इसके बाद हम बात करते हैं, सीपीयू के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ कोर एंड द सेकंड वन इज़ थ्रेड। अब कोर क्या होते हैं? आपने सुना होगा कोर i5, कोर i3, कोर i7। ये कॉमन टर्म है जो हम सीपीयू लैपटॉप लेने के लिए हम परचेज़ करते हैं। यार हमारा जो प्रोसेसर है ना, ये जो सीपीयू है, वो कोर i5 है, 3 है या 7 है या i9 भी चल रहा है, i11 भी चल रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं कोर। इसके बाद होते हैं थ्रेड। अब कोर जो है ये फिजिकल यूनिट हैं जिनसे हम सीपीयू को, प्रोसेसर जो होता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोसेसर कितना अच्छा है।
और थ्रेड जो होते हैं ये उसके वर्चुअल एग्जीक्यूशन होती है जो इसके अंदर वर्चुअली होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आप एक रूम की एक हाउस की बात करते हो ना तो एक हाउस के अंदर मल्टीपल रूम्स आ जाते हैं। एक हाउस आप लगा लो कि वो कोर है और उस कोर के अंदर मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं, ठीक है। आपका जो हाउस है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मल्टी थ्रेडिंग होती है, जब एक घर के अंदर रूम ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली लिविंग स्पेस ज़्यादा हो जाती है, हम चीज़ें ज़्यादा अच्छी मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह सीपीयू की परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर देते हैं, ठीक है। और आपके जो मालवेयर होते हैं वो थ्रेड को यूज़ करते हैं, किसी ना किसी एक रूम पे आके कब्जा कर लेते हैं, एक थ्रेड पे आके अपना कब्जा कर लेते हैं स्टेल्थ के लिए, ताकि वो अपने आप को वहाँ पे बना के रखें। मालवेयर का काम क्या होता है, मालवेयर आपके सिस्टम में आया वहाँ पे पक्का हो जाता है कि यह मेरी जगह है, मैंने यहाँ पे रहना ही रहना है। और इसके अलावा स्पीड के लिए, जब एक रूम में बैठा वो सारे जो आपके हाउस है उनके ऑपरेशंस को देख रहा होगा ना तो वहाँ पे उसकी स्पीड भी होगी, ठीक है। अब आगे फर्दर डॉस अटैक होते हैं और रिसोर्स एग्जॉशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम थ्रेड्स के सेक्शन में इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे आपके उतनी मोनीटरिंग जो होगी वो हार्डर होगी, यानी कि उतनी चीज़ें आपकी मुश्किल होती जाएंगी। अब यहाँ पे एक इसके दरमियान में कंपैरिजन डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, सीपीयू कोर एंड ये थ्रेड्स के बारे में, ठीक है। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, इनको आप लोग स्लाइड शेयर कर दूंगा, इसको ग्रुप में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रैम की टाइप्स की एंड रैम का रोल। अब रैम का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के सबके पास मोबाइल तो होगा। मोबाइल के अंदर आप लोग एक चीज़ सुनते हो, मेरे मोबाइल की है लेट करें 4 128 6 256 या 8 256 या इस तरह के वर्ड कॉमनली आप सुनते हैं। इसमें ये जो 4 6 या 8 है ना, बेसिकली दिस इज रैम। रैम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्रोसेसर के साथ अलाइन होती है। अब प्रोसेसर ने एक लाइन में टास्क परफॉर्म करने लेट करें 1 2 3 4 5 6 7, प्रोसेसर 1 टास्क परफॉर्म कर रहा है ना, तो जो 2 वाले का डाटा है वो सारा रैम में स्टोर होगा। अब इसको बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि एक बंदा साइन कर रहा है ना, रजिस्टर पे बैठ के साइन कर रहा है, दूसरा उसको बताई जा रहा है, यार डाटा कंफर्म करवा रहा है कि यार आपने नेक्स्ट इस फाइल पे साइन करने हैं, उससे नेक्स्ट इस फाइल पे साइन करने हैं, फिर नेक्स्ट इस फाइल पे साइन करने हैं। तो ये सारा कुछ जो काम करवाता है ना, ये रैम करवाता है। रैम अब 2 और 3 की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, ताकि जैसे ही 1 फ्री होगा ये 2 को भेज देगा, फिर 3 को भेज देगा, ठीक है। आप इसको वो जिस तरह किसी को मिलने जाओ ना तो एक क्यू लगी होती है, क्यू में लाइन लगी होती है ना, तो वहाँ पे कहते हैं कि अब पहले 1 नंबर जाएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो यहाँ पे जो क्यू में लगाए रखता है ना, ये रैम होती है बेसिकली, ठीक है। आपके एक्टिव प्रोसेस की स्टेट को और जो रनिंग प्रोग्राम होती है उनको भी स्टोर करती है। अब इसकी कुछ रैम होती हैं, डी रैम और एस रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। अब डी रैम जो होती है, डी रैम क्या करती है कि इसको आपका कंप्यूटर से करंट बार बार चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार चाहिए होता है उस डाटा को होल्ड करने के लिए, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि एक बैटरी है, अब बैटरी है उसको आपको चार्ज करना पड़ता है बार बार, तो डी रैम भी इसी तरह ही है कि इसको चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। जो एस रैम होती है, स्टैटिक रैम, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम, ठीक है। अब स्टैटिक रैम क्या होती है, इसको एक दफ़ा करंट दे दिया, इसने वो करंट स्टोर करके रख लेना, जब तक वो आप रिलीज़ नहीं करेंगे ये करंट को रिलीज़ नहीं करेगी, ठीक है। जैसा आपके अब यूपीएस के अंदर बैटरीज लगी होती है ना, इस वो चार्ज कर ली तो उनके अंदर करंट रहता है, आप उसको फर्दर जब भी यूज़ कर लो, ठीक है। ये पीछे से जो सेल आते हैं वो चार्ज होते हैं, ठीक है, जब आप उसको यूज़ करोगे वो तभी ख़त्म होगा। इसके अलावा हमारे पास एक मालवेयर की बहुत एडवांस टाइप आती है, डेट आर कॉल्ड फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर क्या कि जो मालवेयर होते हैं बेसिकली तो ये फाइल पे एग्जीक्यूट करते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं जो डिज़ाइन होते हैं, लेकिन फाइललेस मालवेयर बेसिकली इसका दूसरा नाम है जस्ट कमांड्स, ठीक है, कमांड्स वाला मालवेयर। इसमें कोई ना कोई ऐसी कमांड होती है जो आपके सिस्टम को हार्म करती है या आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। इसमें कोई फाइल नहीं होती कि लेट करो जस्ट आई कमांड आई आपके एग्जीक्यूट हुई, रैम में आई, रैम ने स्टोर की, रैम ने सीपीयू को दी, सीपीयू ने एग्जीक्यूट की, और लेट करें इसके अंदर यही था कि जो इसका बैटरी है ना, इसकी बैटरी को ब्लास्ट कर दो। आपने सुना होगा आपके मोबाइल के साथ मोबाइल ब्लास्ट हो जाते हैं, मोबाइल के साथ कंट्रोल करके वो लाइक आप कहने के बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो एक फाइल होती है, एक कमांड होती है, फाइललेस कमांड होती है, जैसे मोबाइल उसको प्रोसीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, तो ये मलिशियस कमांड्स होती हैं, ठीक है। और जो फाइललेस मालवेयर होते हैं इनका बहुत ही डिस्क ट्रेस बहुत कम बचता है, इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर बेसिकली क्या होता है,
पहले मालवेयर देखो क्या होता है। जो मालवेयर होता है ना, इसकी फाइल होती है, ठीक है। एक फाइल होती है, फाइल जिस तरह आपकी एक प्रोग्राम की फाइल होती है, जैसे आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हो, यू इंस्टॉल अ प्रोग्राम, यू इंस्टॉल अ गेम, यू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, तो इसी तरह मालवेयर की भी फाइल होती है। लेकिन जो माललेस मालवेयर जो है फाइललेस मालवेयर है ना, ये क्या करते हैं, इनकी फाइल नहीं होती, ये जस्ट कमांड्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ कमांड्स होती हैं ना आपके सिस्टम में रन करते हैं, सीएमडी में कमांड रन होती हैं या आपके पावर शेल में कमांड रन होती हैं, इसी तरह ये कमांड होती हैं जो कमांड डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती हैं आपकी रैम में, और रैम से आगे ये प्रोसेस होती हैं प्रोसेसर में, और जो भी एक्शन इसके अंदर होता है वो परफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर टाइप करता हूँ, कमांड टाइप करता हूँ फॉर्मेट सी, ठीक है। अब फॉर्मेट सी क्या है कि आपकी सी ड्राइव, जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, आपकी सी ड्राइव जो है वो उड़ जाएगी। सी ड्राइव उड़ने का मतलब आपका सी के अंदर सारा डाटा उड़ जाएगा, आपकी विंडो भी उड़ जाएगी। तो ये कमांड है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइललेस मालवेयर। साइबर सिक्योरिटी जो है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आज के इरा में ना आपको हर तरफ यही नज़र आएगी। उसकी रीज़न क्या है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फील्ड है, जहां आपकी जैसे जैसे आपकी आईटी है, सीएस है, ये ग्रो कर रही हैं, इसी तरह आपकी साइबर सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट किस वे में होती जा रही है कि आपने सिस्टम्स का सिक्योर भी करना है, ठीक है। जैसे अटैकर अटैक करते हैं, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जियो न्यूज़ की जो लाइव ट्रांसमिशन है उसको हैक कर लिया गया, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग चल रहा है, इसराइल का फ्लैग चल रहा है, ये इंडिया वालों को हैक किया, वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग चल रहा है। तो ये साइबर अटैक्स है, ठीक है। अभी रिसेंटली कल या परसों की न्यूज़ है कि जो रडार सिस्टम है उसको हैक कर लिया गया, जो जहाज़ आ रहे थे वो अपना रास्ता भूल रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये साइबर अटैक्स हैं। साइबर अटैक्स को अंडरस्टैंड करना और उनको प्रिवेंट करना और इसमें आगे फर्दर जॉब तलाश करना, ये है हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। और कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए, बल्कि ये एक ऐसी एडवांस फील्ड है जो अभी तक बहुत इन नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली हम किसी में भी रख सकते हैं, उसको जब एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम बिल्कुल, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गेम का बहुत शौक होता है ना, तो फिर उनके लिए हम गेम के साथ ही इसको अटैच करके भेजते हैं। वो तो गेम इंस्टॉल करते हैं लेकिन मालवेयर एक्चुअली इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल हम ये अटैक करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के साथ। देखो, अब आपने, अब मुझे किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी सी, ठीक है। अब लेट करो कि नबील आपका नाम है, ठीक है। मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर की, मुझे पता चला यार आपको गेम में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक एपीके भेजूंगा और उसके साथ मैं मालवेयर बाइंड कर दूंगा। आप तो एपीके इंस्टॉल करोगे, आप गेम खेलना शुरू हो जाओगे, लेकिन जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सिस्टम का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मालवेयर का ये काम होता है। करते हैं तो क्या हमें ऑटो डिटेक्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल, आपको ऑटो डिटेक्ट ऑफ रखना चाहिए, एग्जैक्टली। कोर्स कितने मंथ का, ये कोर्स जो है ये चलता जाएगा, कोर्स शॉर्ट नहीं है, कोर्स लॉन्ग है इंशाल्लाह। मैंने इसमें आप लोगों को ना बहुत कुछ पढ़ाना है, ये जो एडवांस फील्ड बताई है इंशाल्लाह इनकी भी तैयारी करवानी है, तो कोर्स लंबा चलेगा इंशाल्लाह हमारा। मैं कोशिश करूँगा कुछ इसकी मास्टर क्लास करवा के ना, वीकेंड पे आप लोगों की लॉन्ग 2-3 घंटों की क्लास करवा के आप लोगों को 3 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो बेसिक 100 एनालिस्ट का रोल बताया उसकी तैयारी करवा दूंगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश मेरी। ठीक है, हम स्टार्ट करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारी बात होती है, अब दो टाइप की हमारे पास आती है नेक्स्ट, जो हमारी, अब एक हमने बात की थी, अच्छा मोबाइल की हम बात कर रहे थे 256, एक था इसमें 8 GB, ये तो हमारी रैम हो गई, ठीक है। और ये जो 256 है, ये क्या है, ये होती है हमारी स्टोरेज। अब स्टोरेज की आती हैं दो दो टाइप्स, HDD, SSD, ठीक है। HDD जो है इट इज़ स्लो, ओल्ड टेक्नोलॉजी है और मैकेनिकल है, जिसके अंदर डिस्क होती है और वो घूमती है, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। जो SSD है ना, ये फ्लैश बेस्ड है, लाइक ये जस्ट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करती है, आपका डाटा स्टोर रखती है। ये बहुत फास्ट है। आपने किसी से सुना होगा कि यार मेरा ना कंप्यूटर स्लो हो गया, लैपटॉप स्लो हो गया, वो आपको क्या कहते हैं, यार SSD लगवा लो, ठीक है। SSD जो है ये फास्टर फास्टर ज़रूर है लेकिन हार्डर फॉर रिकवरी है, इससे डाटा रिकवर नहीं होता जल्दी। अगर आपकी SSD, एक तो इसका लाइफ स्पैन छोटा है, वो थोड़े लाइफ के लिए होती है, साल 2 साल 3 साल 5 साल तक चल जाती है। HDD जो थी ना 10-12 साल कहीं नहीं जाती थी, ठीक है। और ट्रिम जो होता है ये एक ऑपरेशन होता है, ये ठीक है, डिलीटेड डाटा परमानेंटली आपके सिस्टम से, SSD से जो आप एक दफ़ा डिलीट कर देते हो उसको परमानेंटली वाइप कर दिया जाता है, ठीक है, वो रीस्टोर नहीं हो सकता। जबकि HDD में ऐसा नहीं था, वो फोरेंसिक्स रिकवरी उसमें आसान थी। तो ये टाइप्स हैं, आपने इसको मज़ीद डिटेल में देख लेना है।
इसके बाद एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आपने देखा होगा जब भी आपका पीसी स्टार्ट होता है ना, एक ब्लैक स्क्रीन आती है और उसके ऊपर कोई 2-3 लाइन का कोड लिखा हुआ आता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बूट। अब बूट होता क्या है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, आप फॉर द फर्स्ट टाइम उसका की प्रेस करते हो ऑन करने के लिए, उस टाइम जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है वो हर कंपोनेंट को चेक करता है, योर कीबोर्ड, योर माउस, एलसीडी, योर पीसी, लाइक सीपीयू, रैम, हर चीज़ को चेक करता है कि क्या हर चीज़ फंक्शनल है। उसके बाद आपका पीसी स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा कि उसमें कुछ शुरू में टाइम लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड का ना, तो डेट प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये बूट होता है। अब बूट की दो टाइप्स होती हैं, वन इज बायोस एंड द सेकंड वन इज यूईएफआई, ठीक है। अब यूईएफआई जो है ये हमारे पास लेटेस्ट है और दूसरा जो बायोस है ये हमारा लेगेसी है, ठीक है। अब बायोस लेगेसी है और यूईएफआई हमारा मॉडर्न है। यूईएफआई जो है ये सिक्योर बूट को सपोर्ट करता है। अच्छा, पहले क्या होता था, आपका लैपटॉप किसी ने चोरी किया, उसने अपनी यूएसबी लगाई और उससे सिस्टम को स्टार्ट कर लिया। अब आपका सारा डाटा फिजिबल हो गया, आपका पास स्क्रीन लॉक किसी काम का नहीं, आपके विंडो लॉक किसी काम का नहीं, ठीक है। ये चीज़ भी आगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। और सिक्योर बूट जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ से बूट होगा जो आपके सिस्टम के अंदर है। लेट करो कि मेरे सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव लगी है और इसके अंदर मेरी विंडो इंस्टॉल है, तो हर दफ़ा बूट यहाँ से होगा। अगर मैंने सिक्योर बूट ऑन किया है तो इसके अलावा कहीं से बूट नहीं होगा, इधर डेट इज़ अ यूएसबी एनी अदर हार्ड ड्राइव, तो बूट नहीं होगा। ये सिक्योर बूट है, ठीक है। जैसे ही आपका ओएस लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद लोड होता है, ठीक है। और आपकी जो रूट किट और बूट किट होती है ना, ये एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो आपके सिस्टम में आती है, ठीक है। एडमिन लेवल की एक्सेस ले लेती है आपके सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की, टॉप लेवल की, रूट लेवल की एक्सेस ले लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको कुछ हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। यूईएफआई का बूट मोड जो है ये ग्राफिकल इंटरफेस देता है आपको जब आप सिस्टम की सेटिंग करते हो, और ये मॉडर्न है। अब यही चल रहा है, यूईएफआई चल रहा है, ठीक है। लेगेसी में क्या था, टेक्स्ट बेस्ड था और लेस इंटरेक्टिव था। इसमें पार्टीशन है जीपीटी और एमबीआर, ये होती हैं आपकी विंडो की पार्टीशन। जो आपकी स्टोरेज है, अब आपकी स्टोरेज कहते हैं 256 जीबी। अब इसकी डिवीजन किसने की है कि ये 256 जीबी है, 256 ऐसा क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पार्टीशन होती है, ठीक है। जीपीटी और एमबीआर ये दो इसकी टाइप्स हैं। अब जो आपकी यूईएफआई है ना, ये आपकी जो है 2 टेराबाइट से बड़ी, टीबी, जीबी से बड़ा होता है टेराबाइट, टीबी, ठीक है। तो जो 2 टेराबाइट से बड़ी फाइल है ना, ये उसको भी सपोर्ट करता है। जो लेगेसी था वो 5 जीबी तक की फाइल को कॉपी नहीं करता था, ठीक है, उसमें भी इशू आ जाता था समटाइम, ठीक है। और इसकी बूट स्पीड फास्टर है, ये स्लोअर था। और कुछ सिक्योरिटी फीचर इसमें, कोई यूईएफआई में सिक्योरिटी फीचर है, इसमें सिक्योर बूट नहीं था। ये विंडो 7 और उससे पहले जो विंडो विस्टा या एक्सपी उनके लिए था। विंडो 11 और लिनक्स में अब जो आ रहा है वो यूईएफआई आ रहा है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास बायोस का हो गया। इसके बाद है जी हमारे पास मदरबोर्ड कंपोनेंट। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक कोई इशू है तो क्वेश्चन साथ साथ क्लियर कर लें आपके, फिर आगे चलते हैं। सर ये यूईएफआई और लेगेसी बोर्ड दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं पहले इनका क्वेश्चन कर लूँ। विंडो 10 में भी यूईएफआई होता है जी, विंडो 10 में यूईएफआई होता है। विंडो 7 और उस पहले आ रहा था लेगेसी, ठीक है। अच्छा, इजीली ट्रेसेबल जो होता है ऑब्वियसली फाइल वाला होता है, फाइललेस मुश्किल से होता है। हाँ इमरान, इंशाल्लाह मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा। प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है, बिल्कुल इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन पहले हमारी थ्योरी होगी उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बाकी होगा? ओके, होप सो। अच्छा, मैं बता रहा था यूईएफआई और लेगेसी बूट क्या होता है। बेसिकली जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है ना, आपके सिस्टम को जब स्टार्ट करना होता है तो उस टाइम बूट काम आता है, ठीक है। अब उसमें दो टेक्निक्स आती हैं। एक आती है यूईएफआई जो आपके सिस्टम को बेटर मैनेजमेंट करती है। एक तो सिक्योरिटी देती है, फिर एक जो फाइल सिस्टम है इसका, लाइक वो
2 टेराबाइट से बड़ी फ़ाइल को भी स्टोर कर लेता है, ठीक है। और पार्टीशन अच्छी है, आप जो भी डिलीट करते हो वो उसको भी मैनेज अच्छे से किया जाता है, आपकी फ़ाइल मिक्सअप नहीं होती हैं, ठीक है। और जो लेगेसी बूट है ना, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी इन होती जा रही हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि लेगेसी बूट जो था ये सिक्योर नहीं था अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पर्पस, और जो हमारा यूईएफआई है ये सिक्योर है, ठीक है। हाँ जी, टाइप ऑफ बूटिंग एग्जैक्टली, ठीक है। ये इसका मैं थोड़ा सा बता दिया, मज़ीद डेप्थ में इसको आप लोग पढ़ लेना आर्टिकल वगैरह गूगल से, ठीक है। अच्छा, अब हम मदरबोर्ड की बात करते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? जितने भी हमने अभी तक कंपोनेंट पढ़े हैं, लाइक सीपीयू, रैम, स्टोरेज या पेरिफेरल डिवाइसेस, जो आप जो सेंटर साइड पोर्ट से आप कनेक्ट करते हो ना चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों को जो सेंटर में मैनेज करता है ना, वो होता है मदरबोर्ड, जो ग्रीन कलर का भी होता है, ब्लू कलर, 2 कलर का होता है मदरबोर्ड, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं ना। इसके अंदर चिपसेट होता है, बसेस होती हैं, स्लॉट, पावर सर्किट, ये सारा कुछ इन डेप्थ होता है, ठीक है। ये सारा कुछ एक सीपीयू के अंदर, वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। और फिजिकल एक्सेस होती है इस पे, आपका जो मदरबोर्ड होता है इस पे फिजिकल एक्सेस होती है, और यही इसका मेजर रिस्क है, इसको रिमोटली एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। यूएसबी से अटैक होता है, रबर डकी से अटैक हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई मलिशियस यूएसबी लगी और वो एग्जीक्यूट होकर इसको उसने कर दिया, बाईपास कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कुछ हार्डवेयर सिक्योरिटी में और फोरेंसिक्स में, कुछ ऐसे हार्डवेयर जो हैकिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर इन सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक्स में अगर हम बात करें तो सीपीयू जो होता है आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है किसी भी अटैक में, ठीक है। जब भी मालवेयर एग्जीक्यूट होगा या कोई भी सिस्टम पे अटैक होगा तो हमेशा आपका जो सीपीयू है ना, यही आपका हमेशा मेन टारगेट होगा, क्योंकि सारा कुछ करना ही इसीलिए, मेन ब्रेन ही यही है, ठीक है। जो आपके रैम होती है ना, ये लाइव अटैक का डाटा होल्ड करके रखती है। रैम में जो डाटा होता है ना, जिस भी स्टेट में होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। जिस भी स्टेट में करंट जो स्टेट है ये सेव हो जाती है, इसके बाद कोई चेंज नहीं होगी तो लास्ट स्टेट स्टोर रहती है, ठीक है। और आपकी जो स्टोरेज होती हैं ये डाटा रिकवरी में काम आती हैं, ये कुछ चीज़ें हैं इसके हार्डवेयर की, जो हमने पीछे हार्डवेयर पढ़ा वही सारा। अब सिक्योरिटी हार्डवेयर टूल्स, सिक्योरिटी हार्डवेयर टूल्स से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर है, ये वाली डिवाइसेस जो है ना, ये हैकर्स की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो हैकर्स यूज़ करते हैं इन द पर्पस ऑफ हैकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेस्पबेरी पाई 4, रेस्पबेरी पाई 5 करंट चल रहा है, ठीक है। रेस्पबेरी पाई क्या है कि ये एक छोटा मिनी कंप्यूटर, चल बस इतने साइज़ का होता है, ये चलता फिरता कंप्यूटर, आप इसके साथ डिस्प्ले लगाओ, गेम खेलो, इसके अंदर स्टोरेज भी होती है, स्टोरेज कार्ड लगता है, ठीक है। इसकी अपनी रैम होती है, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चलता फिरता मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। ये है यूएसबी रबर डकी। रबर डकी क्या होती है? किसी सिस्टम में लगाओ, सिस्टम है कि इस काम के लिए आती है, ठीक है। एंड देन है ब्लूटूथ, ये क्या करता है? ये आपके ब्लूटूथ हैकिंग के काम आता है, ठीक है। देन है वाईफाई पाइनएप्पल, आपके वाईफाई को जैम करने, वाईफाई हैक करने में ये सारा कुछ काम आता है। ये है हैक RF1। हैक RF1 आपने देखा होगा, कुछ ट्रैफिक सिग्नल हैक कर रहे हैं, कैमरास हैक कर रहे हैं, या IoT डिवाइसेस हैक कर रहे हैं, ये उनके काम आता है। और वाईफाई डिऑच वॉच, ये होती है जस्ट एक गैजेट है, आपके वॉच हाथ में आ जाता है, आप इसके साथ किसी का भी वाईफाई डाउन कर सकते हो, इसकी इतनी पावर है, ठीक है। तो यही इन सारी चीज़ों को यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, काफ़ी छोटे छोटे लिखे हैं, आप इसको जूम करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं यही मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। और ये है आपकी यूएसबी रबर डकी, ये है वाईफाई पाइनएप्पल, बैश बनी, ये ऑटोमेट करता है पेलोड को, लाइक आपके जो मालवेयर होते हैं ना उनको ऑटोमेट करता है, ठीक है। और उनका ट्रेस रखता है कि मालवेयर किस स्टेट में है, कहाँ तक पहुँचा है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होते हैं। ये जो अभी मैंने आपको हार्डवेयर वगैरह वाले बताए हैं ना, ये होते हैं आपके सारे एथिकल हैकिंग में, ठीक है। आपकी ऑफेंसिव सिक्योरिटी में यूज़ होते हैं, डिफेंसिव में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर।